गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो हम क्लास 8 नागरिक शास्त्र में जो है हम लोग संसदीय सरकार कार्यपालिका में जो है हम लोग जो है मंत्री परिषद की चर्चा करेंगे। जो मंत्री परिषद है इससे पहले हम लोग जो है हम लोग समझ चुके हैं कि कार्यपालिका का निर्माण जो है वह जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लेकर होता है। इससे पूर्व जो है जो क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्यों की चर्चा और प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्यों की चर्चा करें। आज जो हम लोग जो है मंत्रिपरिषद के अधिकारों एवं कार्यों की चर्चा करेंगे। जो मंत्रिपरिषद है वह 3 श्रेणियों में विभक्त है। पहला कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। तीसरा जो है उप मंत्री। जो राज्य मंत्री है वह कैबिनेट मंत्री के नीचे काम करता है, वह कैबिनेट मंत्री कार्यों में सहयोग करता है। और उप मंत्री जो है वह स्वतंत्र प्रभार का भी जो है होता है, वह जो है प्रधानमंत्री की जो है निर्देशों अनुसार कार्य करता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में जो मंत्रिमंडल है का आकार जो है वह मंत्रिपरिषद की तुलना काफी छोटा होता है, क्योंकि इसमें केवल जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। इसलिए हमेशा जो है बैठ के विभिन्न विषयों पर जब बात होती है तो मंत्रिमंडल की ही बैठक जो है बुलाई जाती है। जो मंत्रिमंडल की बैठकों में जो है केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री, रक्षा, गृह, सूचना प्रसारण मंत्री और जो है उस विभाग के जो है से संबंधित जो प्रमुख जो अधिकारी होते हैं उनकी ही बैठक में सम्मिलित होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद के जो है आकार के बारे में कि मंत्रिपरिषद का आकार जो है इसमें कितने लोग सदस्य लोग सम्मिलित होते हैं। जो संविधान संशोधन 1991 जो हुआ 91 संविधान संशोधन के अनुसार जो 2003 में हुआ उसके अनुसार जो है मंत्रिमंडल में जो है 91 संविधान संशोधन जो 2003 में जो हुआ उसके अनुसार मंत्रिमंडल में जो है मंत्रिपरिषद मंत्रियों की जो संख्या है वह जो है कुल सदस्यों की संख्या का, लोकसभा कुल सदस्यों की संख्या का 15% ही हो सकती है। कुल सदस्य संख्या का केवल 15%। लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या का 15% हो सकता है। अर्थात जो मंत्रिमंडल में जो है जो कुल सदस्य संख्या जो है केवल जो है क्योंकि कुल सदस्य संख्या 545 है तो केवल 81 ही जो है मंत्रिमंडल में जो व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। अब हम लोग जो है मंत्रिपरिषद की शक्तियों एवं कार्यों की चर्चा करेंगे। जो मंत्रिपरिषद की कई शक्तियां एवं कार्य दी गए। पहला नीति निर्माण में जो है वह मंत्री जो है परिषद की जो महत्वपूर्ण शक्तियां होती है। जो विभिन्न विषयों के आंतरिक विषय हो चाहे बाह्य विषय में नीति के निर्माण में जो है वह मंत्रिपरिषद जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षा के संबंध में नीति क्या होगी, आर्थिक के संबंध में विकास की नीति, विकास के संबंध में नीति क्या होगी, इसके नीति निर्माण में जो है मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा वित्त के कार्य में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न राजस्व को एकत्रित करने, संग्रहित करने, जुटाने में जो है वह जो है मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वित्त से संबंधित भी जो है कई रूपों से जो राजस्व जुटाने का कार्य करती है। दूसरा प्रशासनिक कार्य में भी मंत्रिमंडल जो नीति निर्माण करने के साथ साथ जो है वह प्रशासनिक कार्यों को भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके द्वारा ही नीति निर्धारण की जाती है और संबंधित मंत्रालय के जो है संबंधित मंत्रालय में जो है का क्रियान्वयन भी किया जाता है। जो प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत क्रियान्वयन होता है उसी के अंतर्गत होता है। तीसरा हम लोग चर्चा विधीय कार्यों के संबंध में जो है मंत्रिमंडल जो कई रूप से विधीय कार्य में सम्मिलित
किया गया है, जो कार्यों का भी उत्तरदायित्व है। पर उसी की सलाह पर जो है, मंत्रिमंडल की सलाह पर जो है, राष्ट्रपति जो है संसदों की बैठकों का जो है बैठक बुलाते हैं, साथ ही साथ सत्रासन की घोषणा भी करते हैं। और इतना ही जो भाषण राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद में भाषण दी जाती है, उसका प्रारूप जो है वह मंत्री परिषद के द्वारा ही मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। अध्यादेश जारी करने के विषय में भी जो है वह राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करते हैं। और जो है साथ ही साथ मंत्रिमंडल जो है वह संविधान में जो है संशोधन में भी भूमिका महत्वपूर्ण निभाते हैं। जो संविधान संशोधन है उसमें भी जो है वह मंत्रिमंडल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ जो है वह जो है विधेयक प्रस्तुत करने में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडल के मंत्रियों के उत्तरदायित्व के रूप में जानेंगे। मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या है। जो मंत्रिमंडल है वह सामूहिक रूप से दो रूप से उत्तरदायित्व है, एक सामूहिक रूप से और दूसरा व्यक्तिगत रूप से। सबसे हम लोग पहले चर्चा करेंगे जो सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में। सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जो है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल में किसी भी एक मंत्री का जो दिया गया वक्तव्य जो है पूरे जो है सत्ता पक्ष का होता है, वह एक साथ जो है तैरते और डूबते हैं। यदि किसी विषयों पर जो है जब कभी मंत्रिमंडल में कोई निर्णय लिया जाता है तो प्रत्येक मंत्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जो है बिना संकोच अथवा इसके कि खड़ा जो है वह सरकार के समर्थन में खड़ा रहे। लोकसभा में विश्वास के देने पर जो है मंत्रिमंडल को जो है त्यागपत्र दे देना पड़ता है। यदि वह जो विश्वास खो देता है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल को भी त्यागपत्र देना होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के रूप में। जो है मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से भी जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, परंतु ये राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से भी जो है उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ जो है इस प्रकार मंत्री राष्ट्रपति प्रसाद का पर्यंत जो है अपने पद पर जो है सदस्य होता है। और मंत्री अपनी जो है अवांछनीय गतिविधियों से भी जो है क्रियाकलापों के कारण भी राष्ट्रपति द्वारा जो है उनके पद से हटाए भी जा सकते हैं। यदि कोई मंत्री जो है वह सही रूप से काम नहीं कर सकता है या उसका जो है व्यवहार सही नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है उनको हटाया भी जा सकता है। जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है उसके आधार पर जो उनको हटाया भी जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे संसद द्वारा जो है मंत्रियों को उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने को कौन कौन से तरीके हैं। मंत्रियों के उत्तरदायित्व है उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने सुनिश्चित करने के तरीके। संसद द्वारा जो है मंत्रियों को उत्तरदायित्व कई रूपों से सुनिश्चित किया था। पहला जो है वह है प्रश्न पूछकर। संसद में जो है मंत्रियों के जो मंत्री से जो है विभाग से संबंधित जो है विपक्ष द्वारा जो है कई प्रश्न भी पूछे जाते हैं और जो है उनका जवाब देना जो है मंत्रियों को जो है अनिवार्य भी माना
जाता है। संतोषजनक उत्तर नहीं देने पर जो है कोई भी किसी मंत्री को प्रश्न जो गंभीरता से जो है उत्तर नहीं देने पर जो है वह विपक्ष जो है प्रधानमंत्री से उस विषय पर जो है उत्तर मांग भी सकता है। दूसरा है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत जो है वह किसी भी महत्वपूर्ण विषयों पर जो है वह जो है मंत्री जो है संसद के मंत्री जो है जो संसदीय सदस्य जो है वह स्थगन प्रस्ताव पारित करके जो है उस मामले पर अविलंब जो है विचार विमर्श जो है किया जा सकता है। जो विपक्ष जो है किसी विषयों पर जो स्थगन प्रस्ताव लाकर जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से जो स्थगन प्रस्ताव लाकर किसी विषयों पर जो है वह चर्चा की मांग कर सकता है। तीसरा है वह है कटौती प्रस्ताव लाकर। मंत्रिमंडल जो मंत्री है वह कटौती भी प्रस्ताव लाकर जो है वो जो अपने जो है उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर सकता है। सरकार के किसी मंत्री को जो है सरकार के जिस विषय पर वित्तीय मामले पर जो है मामला विचार विमर्श हो रहा है तो उस समय में कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। तीसरा है निंदा प्रस्ताव। संसद के सदस्य जो है वह सरकार के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लाकर भी जो है अपने उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि जो है सरकार कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे जो है वह जनता के हित में नहीं है तो चूंकि विपक्ष का काम जो है वह विपक्ष का जो काम है वह जो है सरकार की नीतियों का विरोध करना और जनता के हित को आगे जो है जनता के हित के रूप में कार्य करना, इसलिए वह जो है सरकार के खिलाफ जो है संसद में निंदा प्रस्ताव भी लाकर जो है अपना उत्तरदायित्व जो है सुनिश्चित कर सकती है। चौथा अविश्वास प्रस्ताव। जो है अविश्वास प्रस्ताव। जो अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष जो है वह सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव जो है भी ला सकती है। जो संसद के सदस्य जो है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी अपने उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाकर जो है किसी भी सदस्य को अथवा विरोध विपक्ष के नेता के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके पारित हो जाने पर जो है सरकार कि जो है विश्वास जो है समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप सरकार को त्याग पत्र जो है देना पड़ता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों की जो है तुलनात्मक रूप से चर्चा करेंगे। एवं जो है प्रधानमंत्री की शक्तियों की चर्चा करेंगे। जो भारत में जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को जो है वास्तविक रूप से जो है सबसे अधिक जो है संवैधानिक रूप से प्रधान माना जाता है वास्तविक रूप से, लेकिन जो है वह प्रधानमंत्री को ही जो है माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति वास्तविक स्थिति में हमेशा ही अत्यधिक चर्चे में रहते हैं। व्यवहार में वह केवल जो है केवल एक रबड़ की मोहर की तरह का जो है कार्य करते हैं वो, क्योंकि जो राष्ट्रपति जितने भी अधिकार हैं वह प्रधानमंत्री की सलाह पर और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वह कार्य
करते हैं। इसीलिए जो है राजनीतिक रूप से जो है राष्ट्रपति को कभी कभी जो है रबर स्टंप भी कहा जाता है, जिससे मंत्रिपरिषद जो है तथा प्रधानमंत्री के जो है व्यवहार में वह केवल परामर्श से कार्य करना पड़ता है। समय समय पर विभिन्न विषयों पर मतभेद भी जो है होते रहते हैं। हम लोग देखते जो है कभी कभी राजनीतिक रूप से खबर भी आती है कि राष्ट्रपति और जो है प्रधानमंत्री के बीच जो है कई बार मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सब भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान जो जिसमें निर्माण करने विचार विमर्श जिसमें हो रहा था, उस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शक्तियों को लेकर जो है काफी विचार विमर्श किया गया। कई लोग ने अपने जो है अलग अलग जो है विचार प्रस्तुत उस समय जो है किए थे। जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उन्होंने जो है उनका मानना था जो है राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, परंतु वह जो है राष्ट्र पर जो है शासन नहीं कर सकता। वह सामान्य मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। वह न तो परामर्श के विरुद्ध कुछ कर सकता है और न ही उनके परामर्श के बिना कुछ कर सकता है। यानी जो है वह सर्वाधिक शक्तिशाली जो है अगर कहा जा सकता है तो वह प्रधानमंत्री की शक्तियों को ही जो है ज्यादा शक्ति जो है देना चाहते, तो राष्ट्रपति को नहीं। राष्ट्रपति जितने भी अधिकार का जो प्रयोग जो है किए जाते हैं वह जो है प्रधानमंत्री और मंत्री जो है की सलाह पर मंत्रियों के परामर्श से ही होते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जो है का मत भी जो है बहुत हद तक जो है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मिलता जुलता था। जबकि संविधान में ऐसे स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं है कि जो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की जो है मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए जो है बाध्य वो ऐसा कोई प्रावधान भारतीय संविधान देखने को नहीं मिलता है। वाद विवाद के दौरान जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है इस संबंध में जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों में किनकी जो शक्तियां सबसे अधिक है, इस विवाद में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, परंतु हम राष्ट्रपति को जो है मानना था कि राष्ट्रपति को जो है हम फ्रांसीसी शक्तियों की फ्रांसीसी राष्ट्रपति के जो है समान केवल जो है नाम मात्र का मुखिया नहीं मान सकते हैं। यानी केवल जो है राष्ट्रपति को हम फ्रांस की जो है राष्ट्रपति के समान एक जो है नाम मात्र का मुखिया नहीं मान सकते। उन्होंने वास्तविक शक्ति भी प्रदान जो है नहीं की, परंतु उसके पद को सर्वोच्च प्राधिकार से पूर्ण जो है गरिमा जो है बनाया है। इस प्रकार पंडित नेहरू ने द्वारा भी जो है स्पष्ट कहा गया सत्ता जो वास्तविक मंत्रिपरिषद में निहित है, न कि जो है राष्ट्रपति में। यानी जो सत्ता जो है वह वास्तविक रूप से जो है वह मंत्रिपरिषद में निहित है, राष्ट्रपति में नहीं। जो है संविधान की हैसियत से राजेंद्र प्रसाद का भी जो है यही विचार थे कि भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति की स्थिति जो है वही होगी जो ब्रिटेन के सम्राट की होगी। यानी जो ब्रिटेन की सम्राट की स्थिति होगी वही जो है वह जो है भारत में राष्ट्रपति की स्थिति होगी। परंतु जब वह स्वतंत्र हुए तो भारत में जो है कि प्रथम राष्ट्रपति के बने, तब उनकी राय जो है इस राय से बिल्कुल जो है अलग थी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर जो है पत्र लिख जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन पर जो है पत्र लिखकर जो है कई मामलों पर जो है मंत्रिपरिषद को स्वतंत्र होकर और अपने जो है विवेक के आधार पर जो है स्वतंत्र रूप से जो है निर्णय लेने की इच्छा व्यक्त की। जो है पहला जो था उन्होंने विद्या की स्वीकृति प्रदान करते समय, दूसरा जो है संसद जो है को संदेश जो है भेजते समय, और तीसरा संसद के पुनः विचार विधेयक को भेजते समय जो है उन्होंने जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है उन्होंने जो है प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जो है स्वतंत्र रूप से जो है अपना जो विचार व्यक्त करने की जो है मांग की। भारतीय संविधान में जो है बाद में कई संशोधन भी किए गए और संशोधन के द्वारा ही जो है राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करेगा। किंतु 44वें संविधान संशोधन में जो कि 1978 में हुआ, उनके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में अपनी सलाह पर पूर्ण विचार करने के लिए कह सकता है। यानी जो 1978 में जो संशोधन हुआ, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया जो स्पष्ट जो है व्यवस्था बना दी गई कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल को किसी विषयों पर जो है पुनः विचार करने की जो है सलाह दे सकता है। परंतु जो है स्पष्ट रूप से कहा गया कि वह तो जो है वह एक बार जो है वह जो है सलाह दे सकता है। दूसरा यदि मंत्रिपरिषद पुनः उसी विषय को जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति जो है वह अंतिम रूप से बाध्य हो जाएगा उनके जो बातों को मानने के लिए।
प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति की जो है शक्तियों की जब चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियां सबसे अधिक जो है यद्यपि की जो है संविधान में जो है 42वां 44वां संशोधन हुआ, परंतु फिर भी जो है जो 44वां संशोधन जो 1978 में हुआ उस संशोधन के तहत जो है संशोधन के बावजूद भी जो है वह राष्ट्रपति को जो है सबसे अधिक शक्तियां दी गई है।